Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT of हिंदी मल्हार। तो इस बुक के लगभग सभी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक एनुअल मॉक टेस्ट पेपर देख लेते हैं कि जो फाइनल एग्जाम में आने वाला है पेपर किस तरीके का आएगा, है ना। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द एग्जाम्स के लिए कुछ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स आई हैव शेयर्ड विद यू। एक वीडियो का लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं या चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो, जिसमें कुछ क्विक टिप्स बताई हैं मैंने कि एग्जाम के दौरान आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सो वो आप देख सकते हैं, ओके। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। चलिए अब पेपर देख लेते हैं। तो 80 नंबर का पेपर है ये, 80 मार्क्स का। 4 इसमें खंड होंगे, पार्ट्स होंगे, क ख ग और घ। सभी खंडों के जो प्रश्न है उनके उत्तर देना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब बिल्कुल कंपल्सरी है। यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए। हो सके तो जो भी आंसर्स आप कर रहे हैं सीक्वेंस में करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला खंड है, इसमें अपठित गद्यांश है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो आपने चैप्टर्स में रीड नहीं किया है, उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक गांव में एक लड़का रहता था, वह बहुत मेहनती था। वह हमेशा अपने कार्यों को पूरी लगन से करता था। एक दिन उसने खेत में काम करते हुए एक घायल पक्षी को देखा। उसने पक्षी को उठाया और उसका इलाज किया। कुछ दिनों बाद पक्षी ठीक होकर उड़ गया। यह देखकर लड़के को बहुत खुशी हुई। तो कोई भी एक पैराग्राफ आएगा आपके पेपर में, उस बेसिस पे आपको आंसर करना रहेगा। जैसे पहला है, ये कहानी किसके बारे में है? तो यह कहानी एक मेहनती लड़के के बारे में है। लड़के ने खेत में क्या देखा? लड़के ने खेत में एक घायल पक्षी को देखा। फिर लड़के ने घायल पक्षी के साथ क्या किया? लड़के ने घायल पक्षी को उठाकर उसका इलाज किया। पक्षी के ठीक होने पर लड़के की क्या प्रतिक्रिया थी? पक्षी के ठीक से उड़कर जाने पर लड़का बहुत खुश हुआ। इस गद्यांश से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस गद्यांश से हमें दयालुता और परोपकार की भावना सीखने को मिलती है। तो ऐसे आप आंसर करेंगे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं खंड ख। यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं जो व्याकरण से रिलेटेड है। जो ग्रामर वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चंस हैं। तो प्रश्न 2 के 10 पार्ट्स हैं। पहला है, किन्हीं 3 शब्दों के अर्थ लिखना है। तो यहाँ बहुत से शब्द दिए गए हैं, मैं सभी के अर्थ बता रही हूँ। आप यहाँ पर किसी 3 शब्दों के अर्थ लिखेंगे या जितना भी आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा। जैसे गुरु मतलब शिक्षक जो ज्ञान प्रदान करता है। जल यानी पानी, जिसे पीने और विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। पर्वत यानी ऊंची भूमि का भाग जो धरती से ऊपर उठी होती है। कुसुम यानी फूल जो सुगंधित और रंग बिरंगे होते हैं। दीप यानी दिया जो प्रकाश फैलाता है। माता यानी वह स्त्री जिसने संतान को जन्म दिया हुआ है। दूसरा है, किन्हीं 4 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। बहुत से मुहावरे हैं, इनमें से 4 किसी का भी आप कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इन्हीं में से कोई आएगा, कोई भी मुहावरा आ सकता है जो आपने चैप्टर्स में रीड किया है। जैसे सिर चढ़कर बोलना, तो उसकी जिद सिर चढ़कर बोल रही थी, क्यों कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। मतलब बात ना मानना, बिल्कुल एक चीज को जिद पकड़ के बैठ जाना। 9-2-11 होना, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए, मतलब भाग जाना। मन मारना, परीक्षा में कम अंक आने पर राम को मन मार कर बैठना पड़ा, मतलब उदास होकर बैठना पड़ा। हाथ पर हाथ धरे बैठना, मेहनत किए बिना हाथ पर हाथ धरे बैठने से सफलता नहीं मिलती। हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब होता है कोशिश ही नहीं करना। हार या जीत जो भी होगी उसके लिए वेट करना, खुद से कोई प्रयास नहीं करना। दूध का दूध पानी का पानी, मतलब अदालत ने अपने निर्णय से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मतलब जो जैसा है उसके बारे में वैसा पता चल जाना। छाती पर पत्थर रखना, माँ ने बेटे को दूर भेजते हुए छाती पर पत्थर रखकर विदा किया, मतलब बहुत भारी मन से दुख के साथ विदा किया। फिर किन्हीं 2 अशुद्ध वाक्यों को हमें शुद्ध करना है। तो पहला जो है, बच्चा आज पाठशाला नहीं आ सका, इसको सही करके लिखा गया। यहाँ पर थोड़े से वर्ड्स का एरर है। बच्चा आज पाठशाला नहीं आ सका। वह पत्री का पानी पी रहा था, वह पत्थर का पानी पी रहा था। वह घड़ी दीवार पर टंगी थी, वह घड़ी दीवार पर टंगी थी। मैंने साड़ी पहना, नहीं मैंने साड़ी पहनी। तो ऐसे कोई भी वाक्य अशुद्ध होगा उसे शुद्ध करना है। कहीं पर हो सकता है कॉमा नहीं हो, कहीं पर हो सकता है कुछ वर्ड्स गलत लिखे हो, ओके। अब यहाँ पर किन्हीं 2 अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है। जैसे रविवारी गलत लिखा है, ऐसे लिखेंगे। अध्यापक ऐसे लिखेंगे जो कि पहले से ही शुद्ध है। संस्कृत नहीं संस्कृत। देन स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य। देन निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाना है। भाव में हमें परिवर्तन करना है इसके। सो बालक का क्या होगा? बालपन। सत्य का सच्चाई, वीर का वीरता। ऐसे ही
दो वाक्यों को रचना के आधार पर हमें भेद बताना है। वाक्य के कुछ भेद होते हैं जो हमने व्याकरण में पढ़े थे। सो सीमा ने झूला झूला, ये एक सरल वाक्य है। फिर है मोहन वही पुस्तक पढ़ रहा था, कॉमा जो मैंने दी थी, तो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य मतलब दो वाक्यों को जोड़ा गया हो कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और दूसरा वाक्य क्या है, जो मैंने उसे दी थी, तो दोनों को जोड़ा गया तो मिश्रित वाक्य है। फिर राहुल ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा, ये संयोजक वाक्य है। चूंकि बारिश हो रही थी इसीलिए हम बाहर नहीं गए, यहाँ पर भी दो वाक्य है तो ये मिश्रित वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। फिर है किन्हीं दो वाक्यों में वाच्य का सही भेद पहचानना है। जैसे सुनील कहानी लिखता है तो ये कर्तव्य वाच्य है, मतलब सुनील के काम के बारे में ज्यादा यहाँ पर बातचीत की गई है कि सुनील क्या करता है, कहानी लिखता है। रानी से गीत गवाया गया, तो रानी से क्या कराया गया, गीत गवाया गया, तो काम यहाँ पर प्रधान है तो कर्म वाच्य है। मोहन को मिठाई दी गई, ये भाव वाच्य है। फिर बच्चा रो रहा था, ये कर्तव्य वाच्य है। बच्चा क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो रो रहा है यहाँ पर, है ना, ये कर्तव्य वाच्य है। फिर है निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग और प्रत्यय में विभाजन करना है। ये दोनों मैंने बताए हुए हैं चैप्टर में। उपसर्ग जो शुरू में लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय यानी जो बाद में लगता है। तो असत्य, इसमें अ उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, सत्य। ऐसे ही नायक, नायक में ना उपसर्ग है और मूल शब्द है यक। ओके, अब काल पहचानने हैं, तो काल क्या होता है कि कौन सा काम पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। सबने खेल रही थी, तो ये भूतकाल है, थी आ रहा है ना, मतलब पहले खेल रही थी। हम सैर पर जा चुके हैं, ये हो गया वर्तमान काल। हम सैर करने जा चुके हैं, तो ये अभी की बात हो रही है, तो ये वर्तमान काल है। ठीक, अब खंड ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। मैंने जब ये पोयम पढ़ाई थी तो सभी पैराग्राफ्स डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पर आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि भारत न केवल महान योद्धाओं की भूमि है, बल्कि यह बुद्ध की शांति और करुणा की भूमि भी है। यह कवि की मातृभूमि और जन्मभूमि है, जिससे उसे गहरा लगाव है। देन नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा द्रवित अश्रु बहाकर धरती की जड़ प्यास बुझाई। इसका मतलब है कि नीला आकाश और काले बादल धरती पर अपनी करुणा भरे आंसू बहाकर उसकी प्यास बुझा रहे हैं। तो यहाँ पर बारिश को आंसू से तुलना की गई है। ये सभी पैराग्राफ्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो यहाँ चार में से कोई तीन करने हैं। मैंने चारों का आंसर दिया है, आपको जो तीन आते हैं वो कर सकते हैं। खड़क सिंह ने घोड़ा चुराने के लिए क्या योजना बनाई। खड़क सिंह ने एक अपाहिज व्यक्ति का रूप धारण कर बाबा भारती को धोखा दिया और घोड़ा चुराने में सफल हो गए। रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, यह दोहा का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि जैसे रिश्ते जो होते हैं, प्रेम जो होता है वो धागे की तरह होता है, टूटने पर फिर से जुड़ता नहीं है, और जोड़ भी दो तो गांठ उसमें दिखती रहती है। इसीलिए हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। कविता में दिए जलाने की बात किस लिए कही गई है, ताकि हम जीवन की मुश्किलों और निराशाओं को दूर कर सके। ये शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है कि कविता में दिए जलाने की बात इसलिए कही गई है ताकि हम जीवन की मुश्किलों और निराशाओं को दूर कर सके। एंजेला कहाँ रहती थी और उसके मित्र कौन थे। तो वह लंदन के जजंगटन इलाके में रहती थी। उनके मित्रों के नाम जेम्स और कीरा थे। उनके साथ वह समय बिताना पसंद करती थी। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए, इनमें से किन्हीं 4 के आंसर करने हैं। तो मॉरिशस को छोटा सा हिंदुस्तान क्यों कहा गया है, क्योंकि मॉरिशस की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भारतीय मूल का है और वहाँ भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपराएं प्रचलित है, इसीलिए मॉरिशस को छोटा सा हिंदुस्तान कहा गया है। महाराणा प्रताप का चेतक के प्रति प्रेम किस प्रकार प्रकट होता है। महाराणा प्रताप चेतक को बहुत स्नेह करते थे और उस पर पूरा विश्वास रखते थे, जिससे उनकी और चेतक की एक अनोखी समझ थी। तीसरा है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में पेड़ पौधे सूरज की रोशनी लेते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज होता है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर है, श्री कृष्ण ने किस तरीके से अपनी माँ को समझाया कि वे निर्दोष हैं। श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि वे छोटे हैं और उनके हाथ इतने छोटे हैं कि वे छीके तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वे माखन कैसे खा सकते हैं। तो 4 हो गए हैं, लेकिन यहाँ 5 प्रश्न है, तो मैं 5 के आंसर कर, आप किन्हीं 4 के करेंगे। ओके, सो स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, इस पंक्ति का क्या मतलब है। सो इसका मतलब यह है दिए की रोशनी अमूल्य है और हमेशा जलती रहेगी, जैसे हमारी उम्मीदें हमेशा जीवित रहनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने। तो 6 दिए हुए हैं, इनमें से कोई 5 करने हैं और आंसर एक वाक्य में देना है। तो पहला है, मलय पवन से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य दक्षिण भारत के मलय पर्वत से है, जहां चलने वाली सुगंधित और शीतल हवा है। किस घटना ने उन्हें और भी मजबूत कर दिया। यहाँ ध्यानचंद जी की बात हो रही है। सो मैच में चोट लगने के बाद वापस आकर गोल करना,
फिर है पहली बूंद कविता किस मौसम की बात करती है? पहली बूंद कविता बारिश के मौसम की बात करती है। फिर है खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा वापस क्यों कर दिया? बाबा भारती की सच्चाई और उनके उच्च विचारों से प्रभावित होकर खड़क सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया। फिर है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए में धागे का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर धागा प्रेम और रिश्ते को दर्शाता है जो बहुत नाजुक होते हैं। फिर है मेजर ध्यानचंद को किस खेल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के खेल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक पठित गद्यांश दिया हुआ है जो आपके चैप्टर से है, इसको रीड करना है और क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पहले रीड कर लेते हैं। दूसरे दिन देश प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो यहाँ पर ये हमने देखा था कि परीक्षा पाठ का ये है पैराग्राफ है ना। कुछ क्वेश्चन है देवगढ़ में किस बात के लिए विज्ञापन निकला था? सुयोग्य दीवान के चयन के लिए। उम्मीदवारों की किस बात पर विचार किया जाना था? उनकी विद्या पर कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाना था। उम्मीदवारों के लिए क्या जरूरी नहीं और क्या जरूरी था? तो उनके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं था लेकिन हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक था, मतलब हेल्दी होना आवश्यक था। मंदाग्नि का अर्थ क्या है? मंद अग्नि, मंद बुद्धि, कमजोर व्यक्ति या नशीला? कमजोर व्यक्ति। उम्मीदवार का चयन किसने करना था? राजा ने, पूर्व दीवान ने, अधिकारी ने या प्रजा ने? पूर्व दीवान ने करना था। एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, कमेंट सेक्शन में बताइए दीवान का नाम क्या था? सो इस तरीके से आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छांटने। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जलाते चलो कविता का। जलाते चलो यह दिए स्नेह भर भर कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। तो 5 प्रश्न है यहाँ पर, एक एक करके देख लेते हैं। कवि क्या जलाने की बात कर रहे हैं? बिजली, बल्ब, स्नेह के दिए, मिट्टी के दिए, स्नेह के दिए। कवि दीपक में क्या भरकर जलाने की प्रेरणा दे रहे हैं? स्नेह रूपी तेल डालकर, घी भरकर, बिजली, शक्ति डालकर, स्नेह रूपी तेल डालकर। फिर अमावस किसका प्रतीक है? अंधकार का, निशा का, निराशा का या सारे विकल्प सही है? सारे विकल्प सही हैं। आज कैसे दीपक जल रहे हैं? रंग बिरंगे, विद्युत, विज्ञान कोई नहीं, विद्युत के दीपक जल रहे हैं, यानी बल्ब की बात हो रही है यहाँ पर। फिर बिना स्नेह विद्युत दिए क्यों बुझाने हैं? रास्ता मुश्किल है, समय की कमी के कारण, क्योंकि पथ ना मिल सकेगा, खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि पथ ना मिल सकेगा। अब 4th खंड है, 4th पार्ट है जिसमें 2 प्रश्न है। पहला है समय का सदुपयोग, इस पर एक पैराग्राफ लिखना है। फिर है अपने मित्र या सखी को बड़े भाई के विवाह पर निमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखना है। तो पहले समय का सदुपयोग, इसके ऊपर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, आप ऐसे ही अपनी तरफ से लिख सकते हैं। समय बहुत कीमती होता है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हमें पढ़ाई, खेल और आराम के लिए समय बांटना चाहिए। आलस्य से समय नष्ट होता है और हम पीछे रह जाते हैं, इसीलिए हमें हर कार्य समय पर करना चाहिए। अब पत्र लिखना है अपने मित्र या सखी को, क्योंकि यहाँ पर दिया है सिचुएशन कि आपके बड़े भाई की शादी में उसको बुलाना है। जो निमंत्रण पत्र है आप लिखेंगे, प्रिय मित्र, मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई का विवाह होने जा रहा है। यह शुभ अवसर, यहाँ पर डेट लिखेंगे, जगह लिखेंगे, यहाँ पर होगा। हम सब इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। कृपया अपने परिवार के साथ आकर इस अवसर को और खास बनाओ। तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे नीचे। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे कम हो, बट पैटर्न यही रहेगा, 80 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आएगा। ओके, सो अब हम मिलेंगे नई क्लास में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, प्लीज like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.